एक समय की बात है। सोनपुर गांव में राम और लखन और हरिया नाम के 3 मित्र रहते थे। राम बहुत ही कामचोर और आलसी था और लखन बहुत ही परिश्रमी था और अपना काम पूरे लगन से करता था। हरिया सिर्फ पोल बच्चन था। वो बड़ी बड़ी सिर्फ डींगे हाँकता था। वह तीनों ही गांव के जमींदार महेश सेठ के जमीन पर काम किया करते थे। लखन काम करता था और राम अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था और हरिया बड़ी बड़ी बातें करता था। जैसे ही सूर्यास्त हो जाता, राम और हरिया अपने अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर ले जाते थे। वो जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है और लखन खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैलों को अच्छे से नहलाकर खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार राम और हरिया के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। सोचते थे कि राम और हरिया बहुत ही परिश्रमी है और लखन बहुत ही कामचोर है। इसीलिए जमींदार सेठ ने अपने रसोइया से कहा, देखो, उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना, उसके खाने में कोई भी कमी न होने पाए। रसोइया राम और हरिया को भरपेट खाना देता था और लखन का पेट ही नहीं भरता था। लखन ने मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है? जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो कामचोर है वह भरपेट खाता है। राम और हरिया डर गए कि अगर लखन ने असली सच बता दिया तो। इसीलिए उसी रात को राम और हरिया ने लखन को कहा, लखन, खेत की कोई भी बात जमींदार सेठ से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ लखन भाई, तुमको जो भी करना हो सो करो, लेकिन राम और मेरे बारे में जमींदार सेठ को कुछ ही बताने की कोशिश मत करना, समझे? अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर याद रखना सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, समझे ना? अरे जा अपना काम कर जाके। फिर लखन पूरे दिन की थकान के कारण लखन गहरी नींद में सो जाता है और राम और हरिया पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाते हैं। इसलिए जब सुबह राम और हरिया अपने बैल को लेकर खेत में गए तो उनकी आंखें लाल देखकर जमींदार सेठ ने पूछा, क्या बात है राम और हरिया, रात को नींद नहीं आई क्या? तुम्हारी आंखें तो एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो गए हैं। क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर हैं। उन्होंने मुझे रात भर काटा है, जिस वजह से हम दोनों सो नहीं पाए हैं। फिर जमींदार अपने आदमियों से कहता है, देखो राजू, वह जो घर के पीछे एक कमरा है ना, पुराना खाली पड़ा हुआ कमरा है, उसे साफ करवा दो और राम और हरिया का सारा सामान उस कमरे में रखवा दो। आज के बाद राम और हरिया मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। याद रहे, किसी चीज की कमी न होने पाए, ठीक है ना? हम दोनों को क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। उस दिन के बाद राम और हरिया की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वो जमींदार सेठ के घर में रहने लगे। राम और हरिया दोनों बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर राम और हरिया बैल को रस्सी से बांधकर वहाँ सोए रहते थे और लखन दिन भर ईमानदारी से अपना काम करता था, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये कि खाते वक्त रसोइया ने देखा कि राम और हरिया खाना बर्बाद कर रहे हैं और लखन का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइया ने राम और हरिया से कहा, राम और हरिया, तुम दोनों को मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। तुम खाना बर्बाद करते हो, फिर जितना चाहिए उतना ही लो ना। राम और हरिया ने कुछ नहीं कहा। उधर रसोइया लखन को देखकर ये सोचने लगा, राम और हरिया खाना बर्बाद कर रहे हैं और लखन का पेट ही नहीं भर रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार सेठ की पत्नी के पास गया। प्रणाम मालकिन, मैं कह रहा था कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है मालकिन। जमींदार की पत्नी को राम, हरिया और लखन तीनों के खाने के बारे में साफ साफ बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा सुनिए तो, राम, हरिया और लखन खेतों में क्या काम करते हैं? वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं? क्या बात है, तुम आज इस बारे में क्यों पूछ रही हो? तब जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुनकर जमींदार सेठ ने सोचा, बात तो सही है, एक बार मुझे अपनी आंखों से खेत जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर दूसरे दिन वह किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि लखन बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे वह अपने लिए कर रहा हो। अब वह राम और हरिया को ढूंढने गए। पूरे खेत में उन्हें राम और हरिया कहीं नहीं नजर आए। अरे ये राम और हरिया दोनों कहाँ चले गए हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
जमींदार सेठ समझ जाते हैं कि राम और हरिया दोनों काम चोरी कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद तभी जमींदार सेठ की नजर तालाब के किनारे घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे राम गमछा बिछाकर खर्राटे लेकर सो रहा है और हरिया वहीं एक आदमी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये देखकर जमींदार सेठ को बहुत गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वे अपने घर लौट आए। मुझे लखन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और वो दोनों बिना काम किए सारा सुख भोग रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं लखन को पहचान नहीं पाया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि खेत जाकर देखिए कि वो तीनों क्या काम करते हैं। एक काम करिए, अब लखन को कोई दूसरा काम दे दीजिए। वैसे भी हमें लिखा पढ़ी करने वालों की जरूरत तो है ही। अब मुझे लगता है ये काम लखन बखूबी करेगा, क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है और साथ ही साथ बहुत ईमानदार भी है। क्या कहते हैं आप, बोलिए ना। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर जमींदार सेठ को बहुत अच्छा लगा। जमींदार सेठ ने सूर्यास्त होने तक का इंतजार किया। उसके बाद वह तीनों घर लौट आए तो जमींदार सेठ ने राम और हरिया को बुलाया। राम और हरिया, तुम दोनों अभी मेरे कमरे में आओ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हुजूर, शरीर में मिट्टी लगी हुई है ना, साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले मैं साफ तो कर लूँ। हम दोनों दिन भर इतनी मेहनत किए हैं जो थक गए हैं। थोड़ा साफ सुथरा होकर आता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। नहीं नहीं, इसी वक्त तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। जमींदार सेठ ये कहकर चले जाते हैं। राम और हरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अंदर ही अंदर डर जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। राम और हरिया दोनों धीरे धीरे जमींदार सेठ के कमरे में जाते हैं। जमींदार सेठ ने लखन को देखकर कहा, आ गए। अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम राम और हरिया दोनों को तेल लगाकर गर्म पानी में स्नान करवाकर साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेकर आओ। ठीक है हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उन दोनों आलसी के शरीर में तेल लगाकर गर्म पानी से नहलाऊं? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों का परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो, तुम झूठे हो। तुम दोनों इसी समय इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। ये बात सुनकर राम और हरिया दोनों ने जमींदार बाबू का पैर पकड़कर कहा, हुजूर, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका और दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। क्षमा कर दीजिए हुजूर। मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम तीनों आपके पास काम के लिए ही आए थे ना। आप दया करके राम और हरिया को एक और मौका दीजिए ना। एक और मौका दीजिए हुजूर। मुझे विश्वास है कि ये दोनों समझ गए हैं। ठीक है लखन, मैं तुम पर विश्वास करके ये दोनों को एक और मौका दे रहा हूँ। अगर इस बार कोई और गलती हुई तो तुम दोनों यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिकोगे। इसके बाद जमींदार सेठ ने लखन की बात मान ली और राम और हरिया से कहा, बस एक बार मैं तुम दोनों को मौका देता हूँ। अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसके बाद लखन जमींदार सेठ का हिसाब किताब का काम देखने लगा और राम और हरिया ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी कर लिया। राम और हरिया दोनों समझ गए काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। राम, लखन और हरिया तीनों की मित्रता और गहरी हो गई। सोनपुर गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी मौसी के साथ रहा करता था। रमेश के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, जिस वजह से मौसी सुषमा उसे गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन रमेश एक बहुत ही आलसी आदमी था। फिर एक दिन, घोड़े बेचकर सो रहा है क्या? अब तू नाटक करना बंद कर दे। तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे मौसी, मुझे बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी बना कर पिला दो, मेरी नींद खुल जाएगी। अरे नालायक, उठ जा। पिछले 10 दिन से घर में 1 रुपया नहीं लाया और बोल रहा है कॉफी पिला दो। क्यों मौसी यार, सुबह सुबह चिल्ला रही हो? तुझे पता भी है क्या, घर में राशन का एक दाना नहीं है। अरे यार मौसी, बस करो ना। क्यों सुबह सुबह फालतू की टेंशन दे रही हो? अच्छा, तो साहब को टेंशन भी होती है, और अगर तुझे टेंशन होती है तो तू सुबह जल्दी उठकर काम करने चला जाता। अरे मौसी, चलो कॉफी मत पिलाओ, लेकिन कम से कम खाना तो खिला दो। अच्छा, तो तू सुबह उठते ही खाना खाएगा,
लेकिन खाना बनाने के लिए घर में लकड़ियां भी नहीं है। अब क्या घर को जलाकर तेरे लिए खाना बनाऊंगी? नहीं नहीं मौसी, इसकी जरूरत नहीं है, आप रहने दो, कुछ मत करो, मैं ऐसे ही उठ जाऊंगा। सुन ले, तुम्हारी जो मर्जी है तो वो कर, लेकिन अब तू जल्दी से काम पर चला जा। अगर तू शाम को पैसे लाकर आएगा तो ही घर में खाना बनेगा, वरना याद रखना दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। दरअसल सुषमा की शादी होने के 6 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में सुषमा के पति का देहांत हो जाता है, जिस वजह से वो अपने रमेश के साथ ही रहती है और वो दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए रमेश अपनी मौसी से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मौसी के डर से बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो एक घर के बाहर गाय को बंधा देखता है। अरे क्या घर के अंदर कोई है? क्या है रे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई साहब, आपकी गाय को साफ करवाना है क्या? आपकी गाय को मैं बिल्कुल चकाचक कर दूंगा। अरे गधे, तुझे मेरी गाय चमकती हुई नहीं दिख रही क्या? पहले तो जाकर खुद को तो चमका ले, उसके बाद मेरी गाय को चमकाने आना। आदमी की बात सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है और गांव के दूसरे घर में जाकर आवाज लगाता है। अरे घर में कोई है क्या? घर में साफ सफाई करवानी है। आवाज सुनकर एक औरत आकर कहती है, अरे नहीं नहीं, हमारा घर पहले से ही साफ है, चलो भाग यहाँ से। औरत की आवाज सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है और चाय की दुकान के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सेठ आता है। अरे भाई, यहाँ कोई है क्या जिसे फसल काटने आती हो? सेठ की आवाज सुनकर रमेश दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है, सेठ जी, आपको एक आदमी की जरूरत है। अरे भाई, मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो मेरे खेतों में कटाई का काम कर दे और साथ ही साथ बोरी उठाने का भी काम कर दे। अच्छा, पहले ये बताओ कितने रुपए दोगे? तुम खुद ही बता दो, तुम कितने रुपए लोगे? देखो, ये तो मैं खेतों को देखकर ही बता पाऊंगा। पहले मैं देखूंगा कि कितना काम है, उस हिसाब से मैं मेरी फीस बताऊंगा, लेकिन मेरी फीस कम से कम 1000 रुपए तो लगेगी ही। 1000 रुपए? ठीक है, ले लेना। फिर सेठ रमेश को अपने साथ अपने यहाँ लेकर जाता है। तभी रास्ते में रमेश बोलता है, अरे रुको यार भाई, एक बार पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या हो गया भाई, अब क्या समस्या है? मैं खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे फसल काटना भी नहीं आता और मेरी कमर में दर्द है, इसीलिए मैं बोरिया भी नहीं उठा सकता। अरे भाई, तू ऐसा मत बोल, एक बार तू मेरे साथ चलकर खेतों को देख ले। पिछले 10 दिनों से मेरी पत्नी सुधा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज तू मेरे साथ नहीं गया तो आज वो मुझे अपने घर से निकाल देगी या फिर मुझे वो फसल काटने का काम करना पड़ेगा। सेठ जी, आप तो खुद ही मालिक हैं, पर आपकी बीवी आपसे काम करवाएगी। अरे मैं उस घर का मालिक नहीं हूँ, पर मैं घर जमाई हूँ और उस घर में मेरी बीवी का ही हुक्म चलता है। वो जो कहती है वही होता है और वो मुझे पिछले 10 दिनों से फसल कटवाने के लिए कह रही है। बस इसी वजह से अगर तुझे 1000 रुपए के अलावा 100-200 और चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन भाई तू मेरे साथ चलो और मेरा काम कर दे। ये सुनकर रमेश राजी हो जाता है और उसके साथ उसके यहाँ चला जाता है। सुनती हो, जल्दी बाहर आओ। क्यों गला फाड़ रहे हो? देखो, भगवान में ले आया यही है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? जी, मेरा नाम रमेश है। अच्छा रमेश, तो फिर तो हमारे साथ चलो और हमारे घर के पीछे जो हमारे खेत है वो देख लो और फिर काम करना शुरू कर दो। अरे मालकिन, देखो, मुझे कोई फसल काटना नहीं आता। अरे तुम ये किसको उठा कर ले आए हो? ये तो बोल रहा है इससे कुछ भी नहीं आता। अरे तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, ये बहुत काम का आदमी है, ये अपने खेत का काम जरूर करेगा। ठीक है, तो फिर चलो इसे अपने खेत दिखा देते हैं। फिर सेठ अपनी पत्नी के साथ रमेश को अपने खेत दिखाने के लिए लेकर जाता है। देख ले रमेश, ये मेरा खेत है और तुझे आज ही सारी फसल काटनी पड़ेगी, क्योंकि गांव में बहुत मुश्किल से फसल काटने के लिए तू मिला है और मेरे बाकी के सारे खेतों का तो काम हो गया, बस एक छोटा सा खेत बचा है। रमेश चारों तरफ देखता है। अरे मालिक, ये खेत तो मुझे बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। ये बस 5 बीघा खेत है। अरे मालिक, मैं तो केवल एक दिन में 3 बीघा खेत का ही काम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकता। देखो रमेश, अगर तुझे 100-200 ज्यादा चाहिए तो तू ले लेना, लेकिन ये फसल आज ही काट देना, वरना मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। क्योंकि कई दिनों पहले अखबार में आया था कि कल से बारिश शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं ये फसल कैसे भी करके आज ही कटवाना चाहता हूँ। देखो मालिक, अगर आपको ये पूरी फसल कटवानी है
तो मैं इसके पूरे 2000 रुपए लूंगा। क्या बोल रहा है, 2000 रुपए? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मालकिन फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि 1000 रुपए के लिए मैं इतनी धूप में काम नहीं करने वाला। अगर आप मुझे 2000 रुपए नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ठीक है, इसमें 2000 रुपए और फिर काम करना शुरू कर दो। फिर रमेश चारों तरफ घूमकर देखता है तो इतना बड़ा खेत देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। देखो मालिक, मुझे समझ आ रहा है कि फसल को आज के आज कैसे काटना है, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं थोड़ी देर घर जाकर खाना खाकर वापस आता हूँ, उसके बाद फसल काटूंगा। अरे रमेश, बस इतनी सी बात है तो तू हमारे साथ हमारे घर चल, हम तुझे यही खाना खिला देंगे। फिर सेठ की पत्नी सुधा खाना दे देती है और रमेश पेट भर के खाना भी खा लेता है। अब तेरा पेट भर गया ना, अब तू अपना काम करना शुरू कर दे। सेठ की ये बात सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है। अरे मालिक, मैं अभी काम नहीं करूंगा, क्योंकि आज खाना इतना अच्छा था कि मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया। अभी मुझसे कोई काम नहीं होगा। खाना पचाने के लिए मुझे थोड़ी देर अभी आराम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ी देर अभी आराम कर लेता हूँ। अगर तू आराम करेगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? मैं आपका काम बिल्कुल करके ही जाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे रमेश भाई, उठ जाओ, अब तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। मालिक, मैं कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फसल काटने का काम नहीं आता। ये कितना आलसी आदमी है और कितना भुक्कड़ है। फ्री में खाना खाकर सो रहा है यहाँ पर, इसे कोई काम तो करना आता ही नहीं है। मालकिन की ये बात सुनकर रमेश को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है मालकिन, आप मुझे भुक्कड़ बोल रहे हो? मैं भी आपके खेतों में काम करना शुरू कर देता हूँ, और मैं कोई भुक्कड़ नहीं हूँ। आप बस मेरी फीस तैयार रखना। इतना कहकर रमेश फसल काटने के लिए चला जाता है। शाम होते होते रमेश खेत की पूरी फसल काट देता है। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। रमेश तो बहुत ही काम का आदमी है, अगर आगे से मेरे खेत में कोई काम होगा तो मैं तुझे ही बुलाऊंगा, क्योंकि तूने सच में 2000 रुपए का काम किया है। कितना जल्दी काम कर दिए हो। फिर सुधा 2000 रुपए दे देती है और वहां से पैसे लेकर रमेश चला जाता है और घर आकर अपनी मौसी को आवाज देता है। मौसी, ओ मौसी, कहाँ गई? देखो मैं पैसे लेकर आया हूँ। आप बोले थे ना, अगर आज पैसे लेकर मैं नहीं आऊंगा तो आप मुझे भूखे पेट ही सुलाओगे। यह आवाज सुनते ही मौसी दौड़ के बाहर आती है और रमेश मौसी को 2000 रुपए दे देता है। अरे 2000 रुपए कहाँ से लेकर आया तू? कहीं चोरी करके आया है क्या? मौसी, आपको क्या पता है आज दिन भर से मैंने कितनी मेहनत की। आज दिन भर धूप में मैंने जमींदार साहब के खेतों में काम ही किया। क्या तू सच बोल रहा है? सच में खेत में काम करके आया है? हाँ मौसी, उनकी बाकी सब खेतों में काम हो गया था, एक ही खेत बचा था और वो बोल रहे थे कल बारिश आने वाली है, इसीलिए उनको आज के आज ही फसल कटवाना था। फसल काटने के लिए उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए आज मैंने उनसे बहुत कीमत मांगी, इसीलिए मुझे मुंह मांगी कीमत मिल गई। अच्छा, तो फिर आज मेरा बेटा बड़ा ही मेहनत करके कमाई करके लेकर आया है। आज मुझे लग रहा है कि ये तेरी मेहनत की कमाई है और आज तूने जिंदगी में पहली बार कोई चालाकी दिखाई। तूने सही समय का सही फायदा उठाया। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली हरि की। हरि बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना जीवन जीता, लेकिन वो बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था, उसकी बेटी का नाम खुशी था और वहीं हरि था जो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ जाओ बेटा, मैं उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर खुशी हरि को बुलाने के लिए गई। पिताजी अब जल्दी से खाना खाने चलो ना, आप कब से काम कर रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर हरि अपनी बेटी खुशी के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और वो सब खाना खाने लगे। भगवान, इस बार यही प्रार्थना है ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। बस भगवान, इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो। इस बार हरि ने निर्मला के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। उससे उम्मीद थी इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद
में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देखकर हरी बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप फिक्र मत करो, आप एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे बीज और खाद खरीदने के लिए? आप अपने गांव के साहूकार से पैसे उधार ले लो। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपके पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन हरि को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। हरि को इस तरह सोचते सोचते सुबह हो जाती है। हरि बेचारा ना चाहते हुए भी साहूकार के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ हरी भाई, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? हम तो बैठे ही हैं पैसे देने के लिए। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। पता है हरी, यही जीना भी क्या जीना है। मुझे भगवान ने चुना ही है तुम लोगों की मदद के लिए। हरि को साहूकार की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था अभी उसकी मदद वही कर सकता है। अरे हरी, क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, अभी मुझे 10,000 रूपए की जरूरत है। अरे तुम 10,000 रूपए लो या 30,000 लो या 50,000 रूपए लो, लेकिन तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 25% से कम नहीं लगेगा। हरि मजबूर था, इसीलिए उसने साहूकार से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज ले रहा है, ऊपर से बोल रहा है समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इस बात का है, भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर ही ठोकरे खाते रहते हैं। फिर हरि बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर हरि अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे हरि की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो निर्मला, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है, और इतनी अच्छी फसल होना एक किसानों की जीत होती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती, और तुमने तो अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, बस भगवान की कृपा है, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब जल्दी से साहूकार का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो ही नहीं रही थी, और अब हो रही है तो इतनी हो रही है, कल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देखना। निर्मला ये बोलकर हरि को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही एक सप्ताह तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। एक सप्ताह बाद जब बारिश रुकती है तो हरि सुबह जल्दी ही अपने खेती की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। हरि वहाँ जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा अन्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी, और अब हुई तो इतनी जिससे हमारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अगर साहूकार को समय से पैसे नहीं दिया तो वो मेरा खेत भी हड़प लेगा। हरि वहाँ से रोता हुआ अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब संभालूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। निर्मला भी साहूकार के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। सेठ जी, इस बारिश ने अपने पूरे गांव की फसल खराब कर दी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज के पैसे दिए थे। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे, और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ गोभी की बोरे पड़े हैं। तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। निर्मला के पास और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वो इस बात के लिए मान जाती है। तो साहूकार अपने आदमियों के साथ गोभी की बोरियां निर्मला के यहाँ भेज देता है। लेकिन निर्मला जैसे ही गोभी को देखती है हैरान हो जाती है।
ये सारे गोभी तो सड़े हुए हैं, ये गोभी कौन बाजार में खरीदेगा। अरे निर्मला, तुम इतना भी नहीं समझती। तो बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है, तो साहूकार की फसल कैसे बच सकता है। साहूकार बहुत चालू आदमी है, उसके सारे गोभी सड़ चुके थे, इसीलिए उसने ये सारे गोभी तुम्हें दे दिए ताकि वो अपने ऊपर कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे गोभी को बाजार में बेचना पड़ेगा। खुशी आ जाती है। खुशी की ये बातें सुनकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। खुशी, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं गोभी को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब मैं इससे अच्छी गोभी निकाल कर उसके गोभी के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती। फिर अगले ही दिन से निर्मला बाजार में गोभी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में निर्मला के गोभी के पराठे बहुत मशहूर हो जाते हैं। ये सब देखकर साहूकार को बहुत जलन होती है। अरे इस तरह तो ये निर्मला मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था सड़े हुए गोभी को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे गोभी कभी नहीं देता। साहूकार निर्मला की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वही निर्मला के मन में अब लालच आने लगा था और अब निर्मला खराब और सड़े हुए गोभी से पराठे बनाकर बेचने लगी थी। निर्मला, ये क्या कर रही हो? ये तो गोभी पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इनसे गोभी के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ के कर्ज से बचना है तो हमें ये करना होगा। और हमने इसमें गरम मसाले ज्यादा डाले हैं, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसाले की खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निर्मला साहूकार का सारा कर्ज चुका देती है। कुछ दिनों में हरि भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। और अब वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में गोभी की फसल उगाया करते थे। हरी गोभियों को बाजार में बेचा करता। जैसे ही गोभी खराब होने लगती, निर्मला उसी गोभी के पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद साहूकार गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर हरि के यहाँ लेकर जाता है। गाँव वालों, अब तुम इस निर्मला के घर की तलाशी लो और देखो कि इस सड़े हुए गोभी से पराठे बनाकर बेचती है। ये बातें सुनकर निर्मला घबरा जाती है। अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसी कैसी तलाशी ना ले? तुम गोभी के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रहे हो, जरा हम भी तो देखें कि तुम किस तरह गोभी का इस्तेमाल करती हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी निर्मला के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे गोभी मिलते हैं। अरे सेठ जी, आपने बेकार में ही गांव की औरत को परेशान किया। निर्मला बेचारी तो कितनी ताज़ा और साफ गोभी इस्तेमाल कर रही थी गोभी के पराठे बनाने में। आप सबको पता है ये सेठ कैसा है। मैं ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज ना चुका पाऊँ और ये मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने इनका सारा कर्ज चुका दिया है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। और हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीरों लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों, ये सेठ तो हमारा समय खराब कर रहा है। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मुझे पता था साहूकार कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही सड़े हुए गोभी छिपा दिए थे। देखो, अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और सेठ का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब हालात सुधर चुके हैं तो आप मुझे अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं हमेशा अच्छी गोभी का इस्तेमाल करूंगी और खराब गोभी का राज हमारे बगीचे में ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से निर्मला खराब गोभी के पराठे बनाना बंद कर देती है। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।